भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का चंद्रयान 2 अभियान भारत के लिए बड़ा ही महत्वाकांक्षी अभियान था। इसे 2008 में भेजे गए चंद्र अभियान चंद्रयान 1 के द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा था। इसकी परियोजना चंद्रयान प्रथम के प्रक्षेपण से पहले 2007 में ही बना ली गई थी। तब 12 नवंबर 2007 को रूस के अंतरिक्ष संगठन और भारत के इसरो के बीच समझौता हुआ था कि दोनों संगठन साथ मिलकर चंद्रयान 2 पर कार्य करेंगे। समझौता हुआ कि इसरो चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला ऑर्बिटर और चंद्रमा की सतह पर चलने वाला रोवर बनाएगा। साथ ही चंद्रयान 2 को अपने रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा, जबकि रूस के अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा पर उतरने वाला लैंडर बनाना था। तब की भारत सरकार ने इसे सहमति भी दे दी। 2009 तक चंद्रयान 2 का डिजाइन भी तैयार हो गया और इसे 2012 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई। लेकिन तब कुछ जरूरी कार्य आ जाने के कारण चंद्रयान 2 के लिए वित्तीय सहायता कम होने लगी। नतीजा यह हुआ कि चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। लोगों को लगा कि देरी शायद कुछ महीनों की ही है, लेकिन फिर पता चला कि आगे आने वाले चुनाव के फायदे के लिए तात्कालिक सरकार मंगल पर अभियान भेजना चाहती थी, जिसे जल्दी से जल्दी भेजने के लिए उन्होंने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को उपयोग करने का निर्णय लिया, ताकि यह अभियान 2014 के चुनावों से ठीक पहले प्रक्षेपित हो। हुआ भी वही। चुनावों के ठीक पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया। फायदा हुआ कि नहीं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 अभियान को इसकी सबसे ज़्यादा हानि हुई। अभियान में देरी और पैसों की कमी ने रूस को भी अभियान से अपने हाथ खींचने के लिए प्रेरित किया और उसने 2015 में चंद्रयान 2 के लिए लैंडर उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी और इसके साथ चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तिथि अनिश्चित काल के लिए बढ़ गई। लेकिन इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि भारत अपना लैंडर स्वयं विकसित करेगा और इसके विकास के लिए चंद्रयान 2 को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इसरो ने लैंडर के विकास का कार्य शुरू किया, कई टेस्ट हुए और अंततः चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तिथि मिल गई। निर्णय हुआ कि इसे 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया जाएगा। दोपहर के 2:49 हुए और उल्टी गिनती शुरू हो गई। चंद्रयान 2 का संपूर्ण भार 3850 किलोग्राम यानी लगभग 4000 किलो था, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए कोई छोटा मोटा रॉकेट उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसलिए इसे प्रक्षेपित करने के लिए GSLV Mark 3 को चुना गया। यह भारत का अभी तक का सबसे भारी रॉकेट था। इसे LBM-3 के नाम से भी जाना जाता है और बाहुबली रॉकेट के नाम से भी। पहली बार किसी अंतरिक्ष अभियान में भाग ले रहे LBM-3 रॉकेट ने वैज्ञानिकों की अपेक्षा से भी अच्छा प्रदर्शन किया और चंद्रयान 2 को अपेक्षित कक्षा से भी अच्छी कक्षा में स्थापित कर दिया, जिससे चंद्रयान को लगभग 40 किलोग्राम ईंधन की बचत हुई। चंद्रयान इस बचे हुए ईंधन का उपयोग आगे आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए कर सकता था। चंद्रयान 2 3 भागों से मिलकर बना हुआ था: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका कार्य चंद्रमा की परिक्रमा करने का था। चंद्रमा के पास पहुंचने के बाद इसे 100 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा का घूर्णन करके अभियान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी थी, जो थी लैंडर के उतरने के लिए सही स्थान का चयन करना, उतरने के लिए सही समय का पता लगाना और चंद्रमा की सतह पर उतरे चंद्रयान और इसरो मुख्यालय के मध्य संपर्क स्थापित करना। इसका कार्यकाल 1 से 2 साल का था। चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद और अभियान समाप्त होने के बाद भी इसे कार्यरत रहना था और चंद्रमा से जुड़ी जानकारियां जुटाते रहना था। लैंडर का कार्य चंद्रमा पर सुरक्षित उतरना था। इसके लिए इसे इस प्रकार से प्रोग्राम किया गया था कि यह पृथ्वी से कंट्रोल किए बिना स्वयं चंद्रमा पर उतर सके। इसके लिए इसमें अनेकों प्रकार के उपकरण लगाए गए थे। इसे स्वयं उतरने के लिए इसलिए बनाया गया था क्योंकि चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया कुछ मिनटों की ही होती है, जिसमें सभी प्रकार के निर्णय तुरंत लेने होते हैं और यदि ये निर्णय पृथ्वी से भेजे जाते हैं तो सिग्नल को आने जाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा पर सिग्नल भेजने में 1 से 2 सेकंड लगते हैं। इतना ही समय सिग्नल वापस आने में भी लगता है। साथ ही उपकरणों द्वारा सिग्नल को समझने का समय भी यदि जोड़ दे तो पूरी क्षमता पर कार्य करने के बाद भी हर प्रकार के निर्णय लेने में 5 से 6 सेकंड की देरी होती है। और जब लैंडर उतरते समय हर सेकंड 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हो, तब यह देरी घातक हो सकती है। यही कारण था कि इसे स्वयं चंद्रमा पर उतरना था। चंद्रयान का तीसरा भाग था रोवर।
इसका काम लैंडर के चंद्रमा पर सुरक्षित उतरने के बाद शुरू होना था। यह 6 पहियों वाला एक छोटा सा रोबोट वाहन था। यह लगभग 27 किलो का था। इसके चंद्रमा पर चलने की गति 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होनी थी और इसे 500 मीटर की दूरी तय करनी थी। जब यह चंद्रमा पर भ्रमण करता तब इसके पहिए चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान भी बनाते। साथ ही इसमें चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए उपकरण भी लगाए गए थे। चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजने का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि चंद्रमा पर यदि पानी उपस्थित होगा तो वह केवल ऐसी जगहों पर हो सकता है जहां तक सूर्य की किरणें ना पहुंची हों, क्योंकि सूर्य की रोशनी बाकी जगहों पर उपस्थित पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है और चंद्रमा पर ऐसी जगहें उसके ध्रुवों पर उपस्थित थीं। इन जगहों पर कई ऐसे गड्ढे हैं जहां पर सूर्य की किरणें कभी भी नहीं पड़ती हैं। इस कारण यह स्थान चंद्रमा पर पानी ढूंढने का सर्वोत्तम स्थान है। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तक किसी और देश ने यहाँ पर पानी क्यों नहीं खोजा। ऐसा तो है नहीं कि इन स्थानों की जानकारी केवल भारत के पास थी। दरअसल अधिकतर देशों ने अभी तक जितने भी चंद्रमा पर उतरने वाले अभियान भेजे उन सभी को चंद्रमा के बीच के स्थान तक सीमित रखा गया, क्योंकि इस भाग को देखना आसान था और अभियान को सुरक्षित उतारने के लिए समतल भूमि को ढूंढना भी आसान था, जिससे अभियान के सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ती थीं। और यहाँ पर सूर्य की किरणें भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं, यानी यहाँ उतरना भी आसान और सफलता की संभावना भी अधिक। तो फिर कोई ऐसे स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगा। चंद्रमा के ध्रुव ठीक इसके विपरीत थे। यहाँ पर सुरक्षित उतरने की संभावनाएं न्यूनतम होती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है सूर्य की रोशनी की कमी होना, जिसके कारण यह स्थान मानव के लिए एकदम अनजानी थी। किसी भी ऑर्बिटर से इसका अध्ययन करने में कठिनाइयाँ आती थीं। किसी यान के यहाँ उतरने युक्त समतल भूमि ढूंढना कठिन कार्य था। यदि यान किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर लैंड हो जाए या फिर किसी ऐसे कोण पर खड़ा हो जाए जहाँ से उसके सोलर पैनल उचित ऊर्जा इकट्ठा न कर पाएं, तो अभियान सफल होकर भी असफल हो जाएगा। और यदि भगवान की कृपा से यह समतल भूमि पर लैंड भी हो जाए तब भी इसके सोलर पैनल पूरी क्षमता से कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और क्या मैंने बताया कि यहाँ का औसत तापमान -13 डिग्री सेल्सियस है, यानी यदि यान को स्वयं यहाँ पर बर्फ नहीं बनना है तो उसे स्वयं को गर्म रखने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, यानी यहाँ ऊर्जा की खपत अधिक है और मिलती आधी है। चंद्रमा पर दिन भी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, जिसके बाद 14 दिनों की रात आती है, जिसमें किसी भी यान का काम करना लगभग असंभव होता है। इन चुनौतियों के बाद भी इसरो ने अपने अभियान के लिए इसी स्थान को चुना। चंद्रयान 2 के इस स्थान पर सुरक्षित उतरने के बाद इसका कार्यकाल एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होना था, जिसमें इसे अनेकों परीक्षण करने थे और रात आने पर इसे स्लीप मोड में चला जाना था। हो सकता था कि इसके उपकरण चंद्रमा की बर्फीली रात, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, इसको झेल ले। इसलिए इसे रात होने से पहले स्वयं को फुल चार्ज करना था और रात के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी थी और जागने के बाद कुछ अतिरिक्त परीक्षण करने थे। लेकिन यह बहुत ही भाग्यशाली होने पर ही होना था, तो इसका कार्यकाल 14 दिन ही माना गया था। अंतरिक्ष में पहुंचते ही चंद्रयान अपने निर्धारित पथ पर आगे बढ़ने लगा। इसे पहले पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया और फिर 22 दिनों तक इन कक्षाओं को कई चरणों में बढ़ाया गया। 20 अगस्त 2019 को इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस कक्षा को फिर कम किया गया और अंततः 1 सितंबर 2019 को चंद्रयान 127 बाय 119 किलोमीटर की चंद्रमा की गोलाकार कक्षा में स्थापित हो गया। अब चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और चंद्रयान के ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर को अलग कर दिया गया। ऑर्बिटर अपनी कार्य योजना के अनुसार चंद्रमा की जानकारी इकट्ठा करने लगता है, जबकि विक्रम लैंडर चंद्रमा पर उतरने से पहले अपनी कक्षा को और कम करने लगता है। चंद्रमा पर उतरना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर उतरने के लिए पैराशूट का उपयोग नहीं किया जा सकता। पैराशूट का उपयोग करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, और क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है तो वहाँ हवा कैसे होगी। तो चंद्रमा पर उतरने के लिए एकमात्र विकल्प बचता है बूस्टरों का उपयोग करना। इसलिए विक्रम लैंडर में कई बूस्टर इंजन लगे थे, जिनका उपयोग उतरते समय यान की गति को कम करने के लिए होना था। लेकिन यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि इसे स्वयं ही उतरना था, और यदि किसी भी इंजन ने सटीकता से काम नहीं किया तो यान का संतुलन बिगड़ सकता था।
और वह सतह से टकरा सकता था। इसलिए चंद्रमा पर कहीं भी उतरना बहुत कठिन होता है, जबकि विक्रम लैंडर को तो सबसे कठिन क्षेत्र यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। चंद्रयान की ऑर्बिटर से एकत्रित जानकारी का अध्ययन कर विक्रम लैंडर के लिए उतरने युक्त भूमि का पता लगाया गया, जिसके बाद चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रारंभ होने से सतह पर उतरने की प्रक्रिया लगभग 15 मिनट का समय लगना था। चंद्रमा पर उतरने के लिए विक्रम लैंडर ने चंद्रमा से अपनी दूरी कम करनी प्रारंभ कर दी और यह 119 से 104 किलोमीटर नीचे चंद्रमा के चक्कर लगाने लगा। इसरो मुख्यालय से उतरने के संकेत मिलने के बाद विक्रम लैंडर ने डी ऑर्बिट बर्न प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, यानी यह चंद्रमा की कक्षा को छोड़कर उसकी सतह की ओर आने लगा और चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन 15 मिनट यानी 900 सेकंड में प्रवेश करते ही विक्रम लैंडर अपने पूर्व निर्धारित पथ को सटीकता से अनुसरण करने लगा। इसरो मुख्यालय में विक्रम का हर क्षण निरीक्षण हो रहा था। विक्रम लैंडर के सभी उपकरण 100% पर कार्य कर रहे थे। इसकी चंद्रमा की सतह से दूरी जब सिर्फ 35 किलोमीटर बची, तब यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया, यानी अब वापस नहीं मुड़ा जा सकता था। 6 सितंबर 2019 को जब रात के 1:38 हुए, तब पावर डिसेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया में यान के सभी इंजन एक साथ काम करके यान की गति को कम करते हैं तथा यान को सही कोण के साथ निर्धारित पथ का अनुसरण कराते हैं। धीरे धीरे समय के साथ विक्रम लैंडर अपने पथ पर आगे बढ़ता गया और जब 11 मिनट यानी लगभग 660 सेकंड निकल गए, विक्रम लैंडर 100% सही पथ पर था। लेकिन जब 693वां सेकंड आया, अचानक से विक्रम लैंडर अपने पथ से भटकने लगा। तब यह चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इसरो मुख्यालय में अभी तक जो खुशी का वातावरण था वह चिंता से भर गया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं किया जा सकता था। अब जो भी करना था स्वयं विक्रम लैंडर को ही करना था। जैसे जैसे समय बीता, विक्रम अपने निर्धारित पथ से भटकता चला गया और जब यह चंद्रमा की सतह से मात्र 330 मीटर ऊपर था, इसके सिग्नल आने बंद हो गए। वैज्ञानिकों ने इससे संपर्क करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सबको अंदेशा था कि कहीं वही तो नहीं हुआ जिसका डर था, लेकिन साथ में किसी चमत्कार की आशा भी कर रहे थे। लेकिन तब के इसरो के चेयरमैन के सिवन ने अंततः विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के प्रयास के असफल होने की जानकारी दी। अब मन में प्रश्न उठता है कि जब विक्रम लैंडर 100% सही पथ पर था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह अपने पथ से विचलित होकर असफल हो गया। सतह से टकराने से पहले भेजे गए डाटा का जब अध्ययन किया गया, तब इन कारणों का पता चला। जब 6 सितंबर 2019 को पावर डिसेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब यह सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तब इसमें लगे इंजन पूर्व निर्धारित 360 न्यूटन की ताकत से चलने की जगह 422 न्यूटन की ताकत से चल रहे थे, यानी यह ज़्यादा ताकत से यान की गति को कम कर रहे थे। साथ ही ये समान शक्ति से भी नहीं चल रहे थे, यानी ये कभी तेज हो रहे थे तो कभी धीमे। इसके कारण यान का संतुलन गड़बड़ा रहा था, जिससे यान अपने पथ से भटक रहा था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब इसके सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ गई। इस गड़बड़ी के कारण यान अपनी ऊंचाई का सटीकता से पता नहीं लगा पा रहा था। इन सभी कारणों से लैंडर अपनी उतरने के स्थान से पीछे चल रहा था, जबकि यान को इस प्रकार प्रोग्राम किया गया था कि उसे किसी भी स्थिति में 500 बाय 500 मीटर के निर्धारित स्थान पर ही उतरना था, क्योंकि इस स्थान को कड़े अध्ययन के बाद चुना गया था। इस स्थान से बाहर उतरने पर लैंडर को अनेकों परेशानियां आ सकती थीं, जिससे अभियान असफल हो सकता था। जैसे यदि ऊबड़ खाबड़ जगह पर उतर गया तो इससे प्रज्ञान रोवर बाहर ही नहीं आ पाएगा और शायद हो सकता है कि सूर्य की रोशनी भी इस तक ना पहुंचे और यह खराब भी हो सकता था। इसलिए लैंडर को उसी स्थान पर उतरना था। जब लैंडर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब लैंडर को पता चला कि यह अपने स्थान से पीछे चल रहा है। इस गलती को ठीक करने के लिए यान ने अपनी गति को एकाएक बढ़ा दिया और सही जगह पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर की गलती के कारण इसे अपनी सही ऊंचाई का पता नहीं हो पा रहा था, तो यह अपनी उतरने की गति को कम नहीं कर पाया। जब इसकी गति मात्र 2 मीटर प्रति सेकंड होनी थी, तब इन गलतियों के कारण यह 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से उतर रहा था। इसका अंतिम सिग्नल चंद्रमा की सतह से मात्र 330 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त हुआ, जिस समय यह 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आ रहा था, जो निर्धारित गति से बहुत ज़्यादा थी। विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने पथ से विचलित हुआ और अनेकों बार पथ को ठीक करने के प्रयासों के बाद भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया।
और यह चंद्रमा की सतह से टकरा गया। लेकिन जिस स्थान पर यह क्रैश हुआ वह उसके उतरने के स्थान के पास ही था, जिससे पता चलता है कि विक्रम लैंडर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। जब विक्रम लैंडर के क्रैश होने का पता चला तो देश में निराशा का वातावरण फैल गया। तो कहीं बधाइयाँ और मिठाइयाँ बंटने लगी। इन लोगों को ये पता नहीं था कि ऑर्बिटर पूर्णतः कार्य कर रहा था। इसके कार्यकाल को इसरो ने बढ़ाने की घोषणा कर दी और जब तक इनकी मिठाइयाँ बटी, चंद्रयान तृतीय की घोषणा हो गई और फिर